हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके हैं आप सभी के लिए क्लास 12 सामान्य हिंदी का पेपर। वैसे जो मैं हिंदी का देता हूं तो वो भी आपका सेम रहता है, लेकिन ये सामान्य हिंदी मतलब कि साइंस वालों के लिए स्पेशल यूपी बोर्ड बांट देता है। ये साहित्य की ये हिंदी सामान्य हिंदी पेपर सेम होता है, ठीक है ना। चलिए सर, लेकिन जो आर्ट वाले होते हैं उनका साहित्यिक हिंदी, अच्छा हिंदी दोनों का सेम होता है। आर्ट और साइंस का बदलाव क्या होता है, केवल थोड़ा सा हो जाता है कि संस्कृत के कुछ चीजें ऐड हो जाती है वहां पे, और संस्कृत गद्यांश पद्यांश इसमें नहीं आते, बस यही थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। बाकी खंड ख वाले में परिवर्तन होता है। खंडक वाले में दोनों का दोनों क्या रहता है, आपका सेम रहता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपका बदलाव रहेगा कुछ भी। चलिए सर जी, ये पेपर कोड क्या है? 302 जेड के पेपर कोड है, सामान्य हिंदी। ये आपका पेपर है, 100 नंबर का पूर्णांक है। 100 में से केवल आपको 33 नंबर पास होने चाहिए। अब आ गया है आपका अक्टूबर। जब अक्टूबर लग ही गया है, नवंबर लग ही गया है, तो अब नवंबर में हमारे पास केवल 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। कहें गुरुदेव, नहीं 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 नहीं, अभी तो हमारे पास 4 महीने हैं, जनवरी है, फरवरी है, उसको कौन ऐड करेगा? और पड़ोसी देखेगा। अरे भैया, पड़ोसी के चक्कर मत पड़ो, पड़ोसी ही तो बर्बाद करते हैं। पड़ोसी क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। पड़ोसी के चक्कर मत पड़ना, हम भी बर्बाद हो गए, आप भी बर्बाद हो जाएंगे पड़ोसी के चक्कर में। भाई साहब, एक था क्या कि मैंने पूरा पूरा डिजाइन करवाया होम को, हाईवे पे है अपने, तो मैंने 3 फ्लोर बनवाया, बेसमेंट, ठीक है ना, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो यानी कुल मिला के आप देखेंगे तो 3 फ्लोर हो गया। ग्राउंड फ्लोर को ही आप बेसमेंट का नाम दे सकते हैं। और वो हाईवे और पीछे रेलवे के बीच में है, तो वहां पे 2 फ्लोर से ज्यादा भी अलाउ नहीं है, क्योंकि उनके जो तार होता है रेलवे का, उसके ऊपर आप ऐसा माना जाता है कि आप बनवा नहीं सकते घर को, ठीक है। तो फिर भैया क्या हुआ कि ठीक है, मैंने बनवाया, मैंने एकदम सबको सारी सुविधाएं अच्छे से कर दिया। बगल में पड़ोसी ने क्या किया कि मुझे प्लास्टर नहीं करने दिया, और उसके बाद उन्होंने चार ठो अपना उठा के पावा, थोड़ा हाइट करवा दी। और उसके बाद क्या हुआ भाई साहब? बारिश हुई। क्या हुई? बारिश हुई। क्या हुई? बारिश हुई। तो पड़ोसी की तरफ क्या जम गया? पानी भर गया। फिर वो पानी लीक करके हमारे बेसमेंट में घुस गया। सोचिए, हम परेशान है, उसी परेशान रहते हैं, लगे हुए हैं वर्कर वहां पे। तो वही है ना, पड़ोसी के ऊपर भरोसा मत करना, नहीं तो कोई दिक्कत हो जाती है। निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा? आवश्यक रहेगा। 2 खंड मतलब क्या रहेंगे सर? खंड क और खंड ख। ठीक है, सबसे पहले आप पे क्या रहने वाला है? खंड क रहने वाला है। जो खंड क रहेगा आपका, ये 50 अंकों का रहने वाला है सर। कितने नंबर का? 50 नंबर का आपका रहने वाला है। खंड क में जो आपका पहला सवाल है, वो देखिएगा यहाँ पे क्या है। पहला सवाल, विचार और वितर्क के लेखक हैं। सर, विचार और वितर्क के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी सर विचार और वितर्क के लेखक के नाम है। अगला एक हवाला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको बोलते हैं हरिऔध की रचना है। तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, इनकी जो रचना है, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ है। क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ जो है, अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध की प्रमुख रचनाओं में से एक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है गवाला? नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। कुछ विधा मतलब क्या होता है गुरुदेव? प्रकार होता है। विधा मतलब क्या होता है? प्रकार। विधा मतलब क्या होता है? प्रकार। तो जो नीड़ का निर्माण है, यह किस रचना का कौन सा प्रकार है, यानी कि रचना की विधा है, रचना का कौन सा प्रकार है? तो यह एक आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर यह रचना की विधा क्या है? तो यह एक आत्मकथा है। अगला है यहाँ पे, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर जो परसाई थे, उनका निबंध संग्रह क्या है? तो तब की बात और थी। तब की बात और थी। ये किसका निबंध संग्रह है? तब की बात और थी जो निबंध संग्रह है, यह हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। किसका करेजा? हरिशंकर परसाई जी का क्या है? निबंध संग्रह है। अगला है यहाँ पे, हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। हिंदी की जो प्रथम पत्रिका थी, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? युगल किशोर शुक्ल। कौन थे भैया? युगल किशोर शुक्ल जो थे, ये हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। अगला यहाँ पे,
मैथिली क्षणगुप्त की रचना है सर, सिद्धराज। सिद्धराज कौन सी है? मैथिली क्षणगुप्त की रचनाओं में से एक है। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। सर प्रगतिवाद के जो सशक्त कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं नागार्जुन। और माने जाते हैं नागार्जुन सशक्तवाद के कवि माने जाते हैं। प्रगतिवाद के सशक्त कवि नागार्जुन को कहा जाता है। अगला का वाला मास्को अभी दूर है। मास्को अभी दूर है के रचयिता है। मास्को अभी दूर है के रचयिता है कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन जो है मास्को भी दूर है के रचयिता है। कौन है सर? के रचयिता है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञेय के संपादक में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञेय के संपादन में कुल जो सप्तक प्रकाशित हुए थे सर 4 हुए थे। कितने हुए थे? 4 हुए थे। वेरी आईएमपी, वेरी आईएमपी सर, वेरी आईएमपी। ठीक है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादक में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? कुल 4 हुए थे। कितने हुए थे सर? 4 हुए थे। अगला यहाँ पे ध्यान देना, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस पे सर? चिदम्बरा पर। चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। अगला यहाँ पे तीसरा वाला है सर। ये तीसरा वाला क्या है? यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है सर। कितने नंबर का है सर? 10 नंबर का है सर। है क्या? यहाँ पे ध्यान देना, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के ही वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश का उस चीज के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक इत्यादि हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक या रचयिता सर कौन है? ठीक है ना। तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया है, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। कभी भी नया आविष्कार होता है तो उसकी नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए, देखिए यहाँ पे क्या है, नामकरण के लिए एक नया शब्द देता है, नया शब्द देता है। और जब आपको गद्यांश में शब्द मिले, आविष्कार मिले, विज्ञान की प्रगति मिले, ये आपको अगर लाइन में दिखाई दे रहा है तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है भाषा और आधुनिकता से। कहाँ से लिया गया है? भाषा और आधुनिकता से। अच्छा, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है सर? ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके क्या है सर जी? लेखक है। तो देखिएगा सबसे पहला यही सवाल ये बोला है, क्या बोला है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें क्या लिखेंगे उत्तर में? प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध में से क्या है? संकलित है। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या दे दीजिए। मैं रेखांकित अंश की व्याख्या आपको थोड़ा करने का तरीका बता देता हूँ, टिप्स बता देता हूँ, ज्ञान दे देता हूँ। देखिएगा, बात का बतंगड़ बनाना रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाता है। तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, केवल आपको बात का बतंगड़ बनाना है। क्या बनाना है सर? बात का बतंगड़ केवल आपको बनाना है। दैट्स द पॉइंट सर, दैट्स द पॉइंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, तो जो यहाँ पे ये लाइन खींचा हुआ है आप सेम टू सेम उतार दीजिएगा या इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? आपका काम हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला यहाँ पे सर ग वाला है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को नया शब्द देता है? कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को नया शब्द देता है?
तो जो देश खोजेगा वही तो उसको नामकरण देगा। तो जिस देश में नई चीज आविष्कृत की जाती है वह देश उसके नामकरण के लिए एक नया शब्द दे देता है। अगला है, यदि हर देश आविष्कृत चीजों का अपना अपना नया ना अलग अलग नाम देगा तो क्या होगा? तो यदि हर देश आविष्कृत चीजों का अपना अलग अलग नाम देता रहे तो उस चीज को समझने में क्या होगी? दिक्कतें आएंगी। अच्छा गुरु जी, इसका आंसर हमने कहाँ से दिया? यहीं से दिया। देखिए यहाँ पर, देखिएगा, देखिए यहाँ पे, जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है। यानी कि जिस देश ने उसकी खोज की है वही देश उसका नामकरण भी करेगा। ठीक है ना, बस यही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए, यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अलग अलग नाम देता रहेगा उस चीज को समझने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो एक ख वाला आंसर हो गया, एक ग वाला एक घ वाला, दोनों इसमें आंसर आपके हो गए। ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पे प्रश्न सर जी क्या है? अगला प्रश्न है, नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है? तो नई चीजों के आविष्कार होने का कारण क्या है? विज्ञान की प्रगति है। क्योंकि नई चीजें तभी खोजी जाएंगी ना जब अपना विज्ञान क्या करेगा? प्रगति करेगा। प्रगति करेगा, उसमें वृद्धि होगी, उसके अंदर वो चीज आएगी कि हाँ हमें खोजना है। जितना हमारा विज्ञान आधुनिक होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, उतनी ही नई नई चीजें खोज सकेंगे। ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो अथवा में अगला वाला आप गद्यांश पेपर में कर सकते हैं जो कि एग्जामिनर चाचा दे रखेगा। क्या यहाँ पे है? जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के अंश हैं। इसीलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, तो वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं। तो यह हमारे यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से सर्वनाश और गैर आध्यात्मिक नहीं है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है, पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श, और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। बस जैसे मैंने ऊपर वाला करवाया है सेम पैटर्न पर नीचे वाला भी होगा, क्योंकि इन्होंने यही पूछा था ना। यहाँ पे देखिएगा क वाला क्या बोला है इन्होंने? सॉल्व कर लीजिएगा, जो मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करते चले जाइएगा। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श है और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वही है, बात का उतंगड़ बनाना, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। अभी जैसे कि आप सोच रहे हैं गुरुदेव हम मर्सिडीज ले लें, क्या ले लें भैया? मर्सिडीज ले लें। तो एक भौतिक वस्तु है और इसकी सोच रखना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ लेने के बारे में सोचेंगे नहीं तो आप पैसे जुटाएंगे कहाँ से? कमाएंगे कब? नहीं कमाएंगे ना। क्योंकि जब आपके पास पैसे की नीड रही नहीं रहेगी तो आप कोई काम करेंगे? नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि भौतिक पदार्थों की सोच रखना किसी भी दृष्टिकोण से क्या खराब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है आपका यहाँ पे ग वाला। देखना क्या बोल रहा है यहाँ पे, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? ऊपर देखो भैया, क्या कहे रहे ने। यहाँ देखिए सभी, जैसे महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम ऊर्जा के क्या है? ही अंश है। ऊर्जा के ही क्या है? हम अंश हैं। ऐसा महर्षि अरविंद ने कहा है। अगला है यहाँ पे, अगला है यहाँ पे, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है? तो जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही क्या है? स्वरूप है, बोले तो रूप है। अगला है, अस्तित्व और तदात्म शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अस्तित्व का मतलब होता है अपनी सत्ता, क्या होता है? अपनी सत्ता। और तदात्म का अर्थ क्या होता है? तालमेल, अर्थात समन्वय होता है। क्या होता है? समन्वय होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सर क्या है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए सर। 10 नंबर का है सर। कितने नंबर का है? 10 नंबर का। सर है क्या यहाँ पे पद्यांश? शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरपाय, समने उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। अर्थात श्रद्धा जी कहती हैं कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन होते हैं, और जब ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होता है।
ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, और जब वह सम्मिलित हो जाता है, तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्रदान कर लेता है। ठीक है ना? सबसे पहला इन्होंने प्रश्न बोला है, क्या सर बोला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जो पद्यांश का शीर्षक है क्या है सर? श्रद्धा मनु है। और जो कवि है कौन है सर? जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है। सबने उसका करे समत विजयनी मानवता हो जाए, अर्थात मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। अगला है यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है? इन पंक्तियों ने श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई है? तो जब तक मानवता अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहेगा, तब तक वह शक्तिहीन बना रहेगा, किंतु वह सम्मिलित हो जाए तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होती, और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगा। बस दैट्स ऑल। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी, घ वाला क्या बोल रहा है? समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई है? तो सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों यानी कि मनुष्यों से हुई है। अगला है, श्रद्धा ने मनुष्य को किस प्रकार मानवता साम्राज्य स्थापित करने के लिए क्या किया है सर? प्रेरित किया है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे, बहुत सिंपल और प्यारा उत्तर है, मानवता महाप्रलय में असहाय और निरुपाय नहीं है। यह तथ्य निराश लोगों के लिए संजीवनी का कार्य करता है। अतः प्रसाद जी ने मनु को प्रेरित करने के लिए श्रद्धा के माध्यम से इसी उपाय को क्या अपनाया है। अब पेपर में वो नहीं आ रहा है तो बोल रहा है गुरुदेव आप अथवा में करिए, आप पूरे हिंदी का निकाल लीजिए किताब, आपको जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा आप देखेंगे सेम टू सेम वही आपको मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा, कुछ आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ सेम है। तो परेशान किस किस बात से हो रहे हैं? मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने, काटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। 5 प्रश्न है, करिएगा। पहला है गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, काटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है का आपको अर्थ लिखना है, जीवन मरु में कौन सा अलंकार है, कवि किसकी कामना करता है। अगला यहाँ पे आपका क्या है सर जी? पांचवे का क है। पांचवे का क क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए यहाँ पे। पांचवे का क क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, 80 शब्दों में। 5 नंबर का है क्या है यहाँ पे? वासुदेव सर अग्रवाल का लिखना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है। तीनों जो है सर जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है। क्या है सर? रिपीटेड है। तो यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का मैंने लिया है। किसका लिया? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो क्या लिखेंगे? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जिले के पत्तूलीपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, और प्रारंभिक शिक्षा संस्कृति एवं तेलुगु भाषा में हुई। रेड्डी जी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनके निर्देशन में ही हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ, और इनका जो निधन है 2005 में हो गया था। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? अहिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया, और राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी। इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की इन्होंने रचना की। ये आजीवन भाषाई एकता के लिए प्रयासरत रहे, और इनके अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। हिंदी भाषी न होते हुए भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने हिंदी को अपनी रचनाओं के रूप में जो अमूल्य निधि सौंपी है, उनके लिए हिंदी साहित्य सदैव इनका क्या रहेगा सर? ऋणी रहेगा।
इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, जैसे याद कर सकते हैं, साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं, उनकी साहित्य हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, वैचारिकी शोध और बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, और वेलुगु तारुल ये तेलुगु में है। इनकी सर भाषा शैली कैसी थी, तो विचारात्मक, गवेषणात्मक और प्रश्नात्मक एवं समीक्षात्मक इत्यादि इनकी भाषा शैली थी। अब अगला आपके पेपर में आएगा सर जी, ख वाला आएगा, ये कवि का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां लिखना रहेगा। तो यहाँ पे 3 है, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह, मैथिली सुगत। अच्छा, तीनों इंपॉर्टेंट है, पता है, तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर का। सर क्या लिखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। दिनकर ने 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे और ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्र कवि होने का क्या प्राप्त हुआ, गौरव भी प्राप्त है। दिनकर ने, देखिए यहाँ पे अगला क्या है सर, दिनकर ने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशन के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया और हिंदी साहित्यकार का यह सूर्य 24 अप्रैल 1974 को सदा के लिए क्या हो गया, अस्त हो गया। साहित्यिक योजनाओं में क्या लिखेंगे, दिनकर जी दार्शनिकता और निराशा से दूर सामाजिक चेतना को जागृत करने वाले कवि हैं। रेणुका और हिमालय नामक काव्य रस रचनाओं में इनकी क्रांतिकारी भावनाओं के दर्शन होते हैं। इनकी राष्ट्रीयता अतीत के प्रेम में परिवेष्टित किंतु वर्तमान के प्रति विक्षुब्ध ही है। उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम, प्रगतिवाद, प्रकृति चित्रण आदि के भी स्वाभाविक एवं मनोहारी वर्णन मिलते हैं। राष्ट्रीयता के साथ साथ उनके काव्य में युग बोध और प्रकृति चित्रण का भी सुंदर सुंदर क्या है, समावेश है। क्या है सर जी, समावेश है। अब इनकी सर प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, ध्यान देना। दिनकर जी ने अपनी समर्थ लेखनी से गद्य और पद्य दोनों के क्षेत्रों में सेवा की। प्राण भंग, रेणुका, हुंकार, धूप छांव, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी और नीम के चलचित्र, क्या यहाँ पे नीम के पत्ते, स्वाद है, नीम के पत्ते, मगध महिमा, हाँ, वातायन, इतिहास के आंसू, देव विग्रह, नील कुसुम, चक्रवाल, नय सुभाषित, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला, कवित, मृत्यु तिलक, आत्मा की आंखें, हरि हारे को हरिनाम, दिल्ली, बरदोली विजय, सीपी और शंख, धूप और धुआं, सांधेली, रेती के फूल, विद्रोह, शिक्षा, रसवंती, द्वंद्व गीत, कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इनकी क्या है, काव्य रचनाएं। अगला आपका प्रश्न आएगा, क्या आएगा सर जी प्रश्न, कि बहादुर अथवा बहादुर कहानी की कथावस्तु विवेचना कीजिए अथवा पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर आप प्रकाश डालिए। 5 नंबर का है। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। तो यहाँ पे जो सर हम आंसर देने वाले हैं वो पंचलाइट कहानी का सारांश पर क्या देने वाले सर, आंसर देने वाले। चलिए लिखते हैं सर जी, क्या है आपके, पंचलाइट फणेश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में एक महतो टोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं जो कि रामनवमी की मेले से पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये साधारण लोग एक सम्मानजनक वस्तु समझते हैं और इस पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के सभी बच्चे, महिला और पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं और सरपंच अपनी पत्नी को आदेश देता है कि ये शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। अब ये सभी लोग क्या होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि ये साधारण लोग पंच लाइट को जलाना नहीं जानते थे। इसी महतो टोली में गोधन नाम का एक लड़का है जो कि गांव की मुनरी नामक एक लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत कर दी थी कि वह उसके घर के सामने से अक्सर सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, जिस कारण से पंचों ने अपनी टोली से बाहर निकाल रखा था और मुनरी को यह बात पता थी कि गोधन पंच लाइट को जला सकता है और वह इस बात को चतुराई से पंचों तक क्या करती है, करेजा पहुंचा देती है। फिर क्या होता है, और गोधन
को सरपंच बुलाकर पंचलाइट को जलाने के लिए कहा है और गोधन पंचलाइट को जला देता है। पंच गोधन पुनः जात में ले लेते हैं और मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को अपने घर शाम के भोजन पर निमंत्रण देती है। पंच लोग भी बहुत उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा साथ खुनमा खूब गाओ सलीमा का गाना, और पंचलाइट की रोशनी में सब लोग अपना भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। ठीक है ना। अगला आपके पेपर में आएगा सर स्वपठित खंड काव्य। तो देखिएगा ये हर एक जिले के लिए अलग अलग होता है। तो आप मुझसे ये मत कहिए कि सर आप पढ़ा दीजिए, अगर मैं पढ़ा दूंगा तो आप वही रट लेंगे, तो आप क्या करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप अपने जिले के अनुसार पढ़िएगा, जैसे कि मुक्ति यज्ञ का आएगा, रश्मि रथी का आएगा, और सर किसका है यहाँ पे त्यागपथी का है, सत्य की जीत है, श्रवण कुमार है और आलोक वृत्त है। ये इत्यादि हैं, तो इनको आप बाद में देखिएगा। अगला सर यहाँ पे क्या है सर खंड ख है। सर क्या है खंड ख? खंड ख जो रहेगा ये 50 अंकों का डिवाइड रहेगा सर। अब इसमें सबसे पहले 14 नंबर का आता है संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। देखिएगा संस्कृत मुझे उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती, पता लगा हम कुछ पढ़ देंगे तो आप गरिया देंगे कमेंट में कि गुरुदेव आपको आता नहीं तो आप पढ़ाने के लिए कैसे आगे करे जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इसको यार एकदम चौचक तरीके से तैयार करेंगे। अरे नहीं गुरुदेव हम कर लेंगे, चलिए साहब यहाँ पे ये संस्कृत का आपका क्या है करे जाए गद्यांश है, ठीक ना। और इसका संदर्भ और ये हिंदी इसका अनुवाद रहा। बहुत प्यार से हम तैयार करेंगे गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ उनकी याद भी आएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरुदेव हम कर लेंगे। अथवा में भी मैंने करवाया है, फिर ये संदर्भ है, ठीक है ना, वही है श्लोक है, ये अथवा में करके तो इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल गुरुदेव कर लेंगे, कर लेंगे गुरुदेव। वो भी बोलते हैं कर लेते हैं, आप भी बोलेंगे तो हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अगला है प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखों में धूल झोंकना, जहां चाह वहां राह, तिल का ताड़ बनाना और धूल दूर के ढोल सुहावने। चलिए सर, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पहला पहला क्या है आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। क्या होता है सर धोखा देना। वाक्य प्रयोग शैलेश मेरा पैसा लेकर मेरी आंखों में धूल झोंक कर चला गया। अगला है जहां चाह वहां रहा। वाक्य प्रयोग जिस कार्य को व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा के साथ करता है उस कार्य को पूरा करने का रास्ता भी मिल जाता है। अगला है तिल का ताड़ बनाना अर्थात छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। वाक्य प्रयोग अरे रोशनी तुम क्यों तिल का ताड़ बना रही है, लोगों से झगड़ते रहते हो। तो इसको कहते हैं तिल का ताड़ बनाना। अगला यहाँ पे दूर के ढोल सुहावने लगे होते हैं अर्थात दूर से सब अच्छा लगता है। वाक्य प्रयोग पहाड़ों की सुंदरता पर हम कोई मोहित होते हैं, लेकिन वहां जीवन यापन करना सच में दूर के ढोल सुहावने जैसा लगता है। अगला एक पेपर में जुड़ा हुआ है अपठित गद्यांश। पहले संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन हुआ करता, चल इसको हटा के ये आया हुआ है, इसको मैं करवा दूंगा, इसको भी स्किप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पे 11 नंबर क्या है शब्द युग्म है। सूत और सूत तो क्या हो जाएगा पुत्र और धागा हो जाएगा। उसके बाद जलद और जलद के क्या हो जाएगा बादल और क्या हो जाएगा समुद्र हो जाएगा। अगला यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। भुजंग हाथ और पर। तो यहाँ पे थोड़ा अलग ही हो गया है यार। हम्म, चलिए इसको हटा दीजिए यार, कर लीजिए, उसको भी कर लीजिए ये भी। काढ़ा सूर्य आग का पौधा। हार मतलब क्या होता है एक आभूषण नाम, गले में पहनने के लिए, और अथवा एक पराजय होता है। भुजंग मतलब सांप, तो यही तो है यार, सही तो है, वहां पर हो गया यार, ये शायद अर्क होगा। अच्छा यहाँ पे है ना कितने एक शब्द है? अच्छा यहाँ पे चार दिए हैं, चार दिए हैं, तो अर्क हार और भुजंग पर का नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे अर्क का काढ़ा सूर्य और आग का पौधा। हार मतलब क्या होता है एक आभूषण का नाम, पराजय होता है। भुजंग मतलब क्या होता है सांप स्त्री का उपपति, और सीसा नामक धातु होता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको चयन करके लिखना है। किए गए उपकार को न मानने वाला अकृतज्ञ कहलाता है। बहुत कम बोलने वाले को हम लोग अल्पभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं अल्पभाषी कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपको दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। किसको दो वाक्यों को, चार तो दिए दो करना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, आप प्रातः काल के समय आइएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा लिख लीजिए। तुम कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, कृपया अनुमोदन प्रदान करें, आप प्रातः काल आइएगा।
फिर अगला है यहाँ पे 12 नंबर, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित यानी परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग करुण रस का ले रहे हैं। सर करुण रस सर क्या होता है देखिएगा, शोक अथवा दुख की आत्मा से जो शोक का अस्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव का संयोग पाकर पुष्ट होता है वह करुण रस कहलाता है। उदाहरण के लिए, इस करुणाकरित हृदय में अविकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। अगला है यहाँ पे अनुप्रास, क्या है, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ उपमेय में उपमान के रूप में कहा जाए वहां पे रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे हेडिंग नहीं डाला है, लिख लीजिए रूपक अलंकार। जैसे कि उदाहरण के लिए, हारे हमारे हरी हारी की लकड़ी, ये क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अगला यहाँ पे चौपाई छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण से उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे हम सोरठा के बारे में लिख रहे हैं सर। सोरठा क्या होता है, यह अर्धसमात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं और उनमें 11-11 मात्राएं होती है तथा अंत में गुरु और लघु वर्ण होते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और कहीं कहीं पर तुक भी मिलता है। यह दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। उदाहरण आप खुद से तैयार कर लेंगे, जो आपको सस्ता उदाहरण मिले, कोई दिक्कत है नहीं। 13 नंबर देखिएगा क्या है यहाँ पे, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखे जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। अथवा में दिया है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर का है। तो हम इसी पे लिख रहे हैं ऋण के लिए, ठीक है ना। क्या लिखेंगे सबसे पहले, सेवा में भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय उच्च शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए विषय। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे महोदय। फिर सेवा में सभी ने निवेदन है कि मैं शिवम मिश्रा गुरुदेव, मेरी पढ़ाई हो चुकी है बीएससी तक, लेकिन हमें उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना पड़ रहा है, जिससे हमें वहां पर ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही है, जिसके कारण अतः मैंने ये देखा है कि आपके बैंक में एजुकेशन लोन से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं आई हैं, चल रही हैं, तो कृपया हमें ये सहयोग करने का आप लोग महान कृपा करें। बस इसको लिख देना, फिर धन्यवाद, फिर भवदी अबस अपना एड्रेस डाल देना, काम खत्म। यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, अबस लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में देगा कहीं पर आपको नाम नहीं लिखना है। अगला यहाँ पे सर 14 नंबर वाला, क्या है सर 14 नंबर वाला, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा से निबंध लिखिए। कृषक जीवन की त्रासदी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, महिला आरक्षण की सार्थकता, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगारी की समस्या। तो सर ये आपका 9 नंबर का, मतलब सोचिए हिंदी का जो सर 10वां भाग है वो तो यही है यार, निबंध ही है, सस्ता है, नंबर आपको अच्छा मिलेगा। अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर आप निबंध यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालना है कि भैया, प्रस्तावना डालिए, या फिर भ्रष्टाचार का अर्थ लिखिए कि भ्रष्टाचार है क्या। तो लिखेंगे यहाँ पे, भ्रष्टाचार इस भारत की सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसको कि सरकार को दूर करना चाहिए। इस भ्रष्टाचार में कुछ गैर सरकारी तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है और उनके मानवता का हनन किया जाता है। भ्रष्टाचार को वे लोग अंजाम देते हैं जो अपने आचरण के गिरे होते हैं और उनका आचरण भाव नहीं होता, वह लोग क्या भ्रष्टाचार के प्रति जिम्मेदार है। उसके बाद भ्रष्टाचार के क्या क्या कारण है अपने से बता देना कि गुरुदेव, सरकारी जो बाबू रहते हैं उनको उतना वेतन नहीं मिल पाता, इसलिए पैसा लेके और वो घर बनाना चाहते हैं, ये सब यहाँ पे लिख देना। उसके बाद सरकारी संस्थानों में कैसे भ्रष्टाचार है, फिर भ्रष्टाचार का क्या क्या समाधान है, कैसे हम लोग भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में उपसंहार। तो इसको आप खुद से लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट बना के, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहा क्लास 12th हिंदी के सामान्य हिंदी का पेपर, जनरल हिंदी बोलते हैं इसे, जो कि क्लास 12th वालों के लिए है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यूपी बोर्ड। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और जो मैं आपको ये वीडियोस ला रहा हूँ, ये सारे वीडियोस देखिए, कोई इशू नहीं है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपकी पूरी बोर्ड बोर्ड की तैयारी करवा दूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।